नमस्कार, रात 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर समर वेकेशन पर जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स ने 2 महीने की लंबी छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है। हैरत की बात यह है कि सरकार ने भी इन डॉक्टर्स को छुट्टी पर जाने की सहमति दे दी है, वो भी तब जब कोरोना की चौथी लहर दरवाजे पर है। खुद सरकार अलर्ट रहने के निर्देश दे रही है। इसी पर आधारित एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले कोरोना की चौथी लहर की आहट की खबरों के बाद मध्य प्रदेश में अस्पतालों को चुस्त करने की कोशिश हो रही है। वहीं प्रदेश के सरकारी डॉक्टर एक बार फिर मुसीबत पर सरकार को पीठ दिखा रहे हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज के टीचर्स लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं। छुट्टी पर जाने वाले डॉक्टर दुहाई दे रहे हैं कि 2 साल से उन्हें अवकाश नहीं मिला, लिहाजा थकान दूर करने के लिए छुट्टियां जरूरी है। अकेले भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 240 डॉक्टरों में से 120 डॉक्टर छुट्टी पर चले गए हैं। तकरीबन 2 महीने तक ये डॉक्टर अस्पताल में सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि इनकी जगह बाकी बचे 120 डॉक्टर्स इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन थिएटर्स में मुस्तैद रहेंगे। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टरों की छुट्टियों के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। हमारी सभी तरह की व्यवस्था है, कोई इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं, चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर दिक्कत नहीं है और सभी तरह की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। जो अवकाश पर जा रहे हैं उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के 700 से भी ज्यादा डॉक्टर्स छुट्टियां प्लान कर रहे हैं। सरकार ने नई व्यवस्था के जरिए रोटेशन के आधार पर डॉक्टर्स को छुट्टियां देने का फैसला किया है। ये भी तय है कि डॉक्टर्स की छुट्टियों पर जाने से अस्पतालों के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस भी सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रही है। इतने थोक में चिकित्सकों को छुट्टी पर भेज रहे हैं 2-2 महीने की, और चौथी लहर की आमद दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार का डॉक्टरों को इकट्ठे छुट्टी पर भेजना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। दरअसल भोपाल के हमीदिया अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 500 से 700 मरीज आते हैं। एम्स भोपाल में भी 300 से 500 मरीजों का इलाज होता है। ऐसे में दोनों बड़े अस्पतालों की ओपीडी संभालने के लिए सिर्फ 50% डॉक्टर्स होंगे, जो नाकाफी है। हालांकि इस दौरान रेजिडेंट्स और जूनियर डॉक्टरों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। नीलम गुरबे, IBC 24, भोपाल। गर्मी के मौसम ने जबलपुर जिला अस्पताल के मेन सर्जिकल वार्ड में कई पंखे खराब हैं। अस्पताल में कूलर की संख्या बढ़ाने की मांग की है। अस्पताल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। गर्मी के इस मौसम में सूरज कहर बरपा रहा है। बात जबलपुर की करें तो यहाँ तापमान लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, और ऐसे में अगर अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर ना हो तो मरीज पर परेशानियां और बढ़ सकती हैं। जायज़ा लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ देखूंगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ताकि गर्मी के सितम में दोहरी मार तो नहीं पड़ रही मरीजों पर। आप देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ओवर क्राउडेड ये हॉस्पिटल फ़िलहाल नज़र नहीं आता। हालांकि एक बड़ा अस्पताल है, जबलपुर का जिला अस्पताल है, जहाँ न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के ज़िलों के मरीज भी पहुँचते हैं। देख ही रहे हो, पंखा 3-4 खराब है, सब कूलर है नहीं है, और कूलर रहते भी तो खराब रहते हैं। अभी 2 दिन से खुद ने मोटर लगवाई है, जनता ने और सुधरवाए हैं, न कोई पानी भरता, और सब व्यवस्थाएं हैं ठीक ही ठाक चल रही हैं। खाना ठीक मिल रहा है आप लोगों को? क्या वही दाल चावल रोटी मिलता है, मरीज के लिए मिलता है और किसी के लिए नहीं। ठीक तो ये मरीज हैं, एक मेल सर्जिकल वार्ड में हूँ और उनकी एक महिला परिजन है जो यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि कुछ पंखे जो हैं वो यहाँ गड़बड़ है। दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। इस वार्ड में आप देखेंगे कि 2 पंखे 3 पंखे हालांकि बंद हैं, और बाकी पंखे लेकिन अगर हम देखेंगे तो पूरे पंखे वार्ड में चलते नज़र आएंगे। और जिस कूलर की शिकायत ये कर रही थी, मेरे कैमरा पर्सन दिखाना चाहेंगे कि ये कूलर भी फ़िलहाल तो काम करता नज़र आ रहा है। हालांकि उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ये कूलर ख़राब था और लोगों ने या मरीजों ने चंदा करके एक तरह से इसे बनवाया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो जबलपुर जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है वो माकूल नज़र आती हैं। हालांकि एक मरीज के परिजन का ज़रूर कहना है कि कुछ पंखों की खराबी है, और इसके मद्देनज़र देखना होगा कि किस तरह से और बेहतर व्यवस्था जिला अस्पताल प्रशासन करता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर चंबल संभाग के 200 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता के मामले की सुनवाई की है। नर्सिंग काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की है। याचिकाकर्ता के मुताबिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अधिकांश ऐसे हॉस्पिटल ग्वालियर चंबल संभाग में संचालित किए जा रहे हैं जिनके पास खुद की बिल्डिंग नहीं है। कई नर्सिंग कॉलेज की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश किए जाने के बाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 10 दिन बाद करेगा। असल में याचिका में तर्क ये दिया गया कि अंचल में नर्सिंग कॉलेजों को नियमों के खिलाफ मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नर्सिंग काउंसिल ने 30 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। कमेटी 170 कॉलेज का निरीक्षण कर चुकी है, जबकि 30 कॉलेजों का निरीक्षण अभी बचा हुआ है। ये चंबल संभाग में फर्जी कॉलेज करीब 271 हैं, जिनके ना तो हॉस्पिटल है, ना बिल्डिंग है, ना स्टाफ है, कुछ नहीं है। तो आज माननीय उच्च न्यायालय में शासन की ओर से रिपोर्ट पेश की गई है। जो इंस्पेक्शन हुए थे उसमें जितने भी कॉलेज बताए गए हैं नर्सिंग कॉलेज, वो सब फर्जी हैं। अब मामले की सुनवाई 10 दिन बाद माननीय उच्च न्यायालय ने लगाया है और भी इसमें रिपोर्ट आना है और उसके बाद इसमें अगली कार्रवाई होगी। सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रात को रुकेंगे। भूपेश बघेल सरगुजा संभाग से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं टीएस सिंहदेव हवाई दौरा कर योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। टीएस सिंहदेव ने इसके लिए बस्तर से शुरुआत की रणनीति बनाई है। 2 बड़े नेताओं के दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा ने इस दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि 3.5 साल बाद मुख्यमंत्री को योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने का मौका मिला और मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए अधिकारी लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में यह सिर्फ दिखावा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि अब भी विकास के काम इस सरकार से कोसों दूर है। जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए चल रहे हैं। ऐसे में सरकार चुनावी मूड में आ गई है और दौरे करके सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। चाहे सड़क का हो या अमृत जल मिशन का हो या पंचायती राज में जो सड़क निर्माण का है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, ये सब केंद्र के पैसे का या मनरेगा का काम, उसको डाइवर्ट करके ये उठान में डाल करके काम दिखा रहे हैं। तो इनके बजट का काम नहीं दिख रहा है और 3.5 साल बीत गए, विकास कहीं दिख नहीं रहा। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। देखे जाके बाहर पीडब्ल्यूडी की 500 करोड़ रुपए काम तो केवल सरगुजा जिला में चल रहा है। ये राज्य सरकार के मत का काम है। जाकर के देखे मुख्यमंत्री सड़क योजना और गौरव पथ में कितने काम चल रहे हैं। हम लोगों को तो कभी भी भाजपा के किए हुए कृत्यों को उठाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के भूपेश सरकार की पहल लगातार जारी है। कल यानी 3 जुलाई को खेती किसानी की शुरुआत के रूप में मनाए जाने वाले अक्ति पर्व को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कृषि केंद्रों में खास तैयारी कर रही है। रायपुर के विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, धरती माता की पूजा करेंगे और जुताई बुआई शुरू करने की अनुमति मांगेंगे। इसके बाद वो खेत में ट्रैक्टर चलाएंगे और फिर फसल बुआई की परंपरा को निभाएंगे। इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि कॉलेज ऑडिटोरियम में एक किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जहां करीब 2,500 किसान शामिल होंगे। उन्हें कृषि विश्वविद्यालय की ओर से तैयार खाद, बीज और पौधे के साथ तैयार किट का वितरण किया जाएगा। कुछ हितग्राही किसानों को ट्रैक्टर और खेती बुवाई के संयंत्रों का वितरण भी किया जाएगा। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल नए बने कृषि अभियांत्रिक कॉलेज भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इस बार हम लोग अक्ति तिहार जो छत्तीसगढ़ के खेती किसानी के प्रमुख त्यौहार है, शुरुआत करते हैं ये दिन। ओला हम ना बहुत वृहद रूप में मनाए कोशिश करा था। माटी के पूजा कार्यक्रम भी हम रखे हैं, तो माटी के गुणवत्ता ला बढ़ावो और ओला आगे चल के उन्नत कृषि ला बढ़ा के हमारे जो किसान मन है तेखर मन के उत्पादन में क्षमता में और साथ ही साथ ओखर मन के आर्थिक विकास में सहयोग करें। त्योहारों को लेकर इंदौर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों और जुलूस मार्ग में फ्लैग मार्च किया। 1000 से ज्यादा आरएएफ के जवान शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसके साथ ही धर्म गुरुओं और आयोजकों के साथ पुलिस के आला अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर साइबर पुलिस की टीम लगातार नजर रखी हुई है। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव से जुड़े हुए मैसेज पोस्ट को रोकने के लिए एक सोशल मीडिया की टीम भी बनी हुई है। आयोजन पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। जो आयोजन होने वाले हैं उसमें अक्षय तृतीया और ईद का त्योहार साथ साथ मनाया जा रहा है। इसमें पुनः इंदौर एक संदेश देने जा रहा है कि पूर्णतः भाईचारे के साथ इस पारंपरिक दोनों त्योहारों को मनाया जाएगा। इसमें खास तौर पे जहां भी जुलूस निकलने हैं या इस तरह के आयोजन हैं वहां पे बैठकें हो चुकी हैं, वहां पे व्यापक तैयारियां हैं। इसका जो बल है वो भी तैनात रहेगा। यहाँ पे RF की जो मुख्य तौर पे कंपनी लगाई गई है। गार्डन के सौंदर्यीकरण में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन हाल जस का तस है। हम बात कर रहे हैं रायपुर के मोती बाग की, जिस पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या है पूरा मामला, आप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाने का एक और मामला सामने आया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2019 में 3 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च कर मोती बाग का सौंदर्यीकरण किया। नवीनीकरण के नाम पर नए झूले और बच्चों के मनोरंजन के सामान भी लग गए, लेकिन ये गार्डन आज तक आम लोगों के लिए नहीं खोला गया। बाद में असामाजिक तत्वों ने गार्डन में बने जिम का सामान चोरी कर लिया, तो साथ ही लैंप, लाइट और बैटरी तक गायब हो गई। मेसर्स LR ब्रदर्स को मोती बाग के सौंदर्यीकरण का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था और अब मेंटेनेंस की मियाद भी खत्म होती जा रही है, जिसको लेकर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे अधिकारियों और महापौर पर हमलावर हो रही हैं। मोती बाग उद्यान है वो बच्चों के लिए और पब्लिक के लिए अभी तक खुला नहीं है। कैसी कार्य प्रणाली है नगर निगम की, हम बहुत अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण बच्चे इन सब सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, जनता इन सब सुविधाओं से वंचित हो रही है। एक तरफ जहां मोती बाग के पिछले हिस्से में बना ओपन थिएटर झाड़ियों में तब्दील हो रहा है, तो दूसरी ओर चौंकाने वाली खबर ये है कि मोती बाग के सामने से लेकर अंदर लगभग 30 फीट जमीन पर एक महिला अपना हक जता रही है। महिला ने गार्डन के बाहर पार्किंग की जगह पर बांस से घेराबंदी भी कर दी है। ऐसा नहीं कि लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मगर ये जरूर है कि उसका अधिकृत उद्घाटन नहीं हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो जो सामने में किसी महिला ने कब्जा करके रखा है, उस महिला का हाई कोर्ट से वो चल रहा है, कोर्ट में उसमें मामला दायर है। तो हाई कोर्ट से भी हमारी मेरे ख्याल से अभी 1-2 महीने में उसकी फाइनल पेशी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि जब वो फाइनल पेशी हो जाएगी तो उसके बाद उसका जो विधिवत उद्घाटन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका करा दिया जाएगा। अब सवाल यही है कि अगर मामला विवादित था तो सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। स्मार्ट सिटी ने शहर के सबसे बड़े मोती बाग गार्डन में 3 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए हैं, लेकिन 2 साल बाद भी आज तक इसे खोला नहीं गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब ये गार्डन खुले, कब वो अपने बच्चों के साथ आए, पिकनिक मनाएं और सेहत बनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ ये शिलान्यास का बोर्ड भी इंतजार कर रहा है कि कब इस गार्डन का लोकार्पण होगा। फिलहाल जो है गार्डन की हालत लगातार खराब होते जा रही है। सबसे बड़ी बात, एक अवैध कब्जे की बात जो आ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल है क्या पहले अधिकारियों या जिम्मेदारों को ये नहीं सूझा जब 3 करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे थे। तो बड़ा मामला है, देखते हैं। हमने रिपोर्ट दिखाई है कब तक जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं या जिम्मेदार हैं वो जागृत अवस्था में आते हैं और इस गार्डन को लोगों के लिए शुरू किया जाता है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोपीय दौरे के पहले दिन सोमवार को जर्मनी में थे। वे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले। इसके बाद दोनों नेता डेलीगेशन लेवल मीटिंग में शामिल हुए। इसमें भारत जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी पर अहम समझौता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने डेलीगेशन लेवल मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी स्पीच में रूस यूक्रेन जंग का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। देश में भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका कुशासन इस बात का उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक को बर्बाद किया जाए।
जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाई, इस वजह से फैसला नहीं हो सका। मंगलवार को छुट्टी है, ऐसे में आदेश 4 मई को सुबह आएगा। और अब खबरें विस्तार से। पिछले महीने झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों में स्थित रोपवे के ऑडिट और जांच के निर्देश दिए थे। इसी तहत गृह मंत्रालय ने से एनडीआरएफ की टीम ने मां बमलेश्वरी पहाड़ पर बने रोपवे का ऑडिट किया। टेक्निकल टीम ने रोपवे का अध्ययन किया और बारीकी से जांच भी की। रोपवे संचालन करने वाली दामोदर कन्वेयर कंपनी के अधिकारियों से जानकारी ली। रोपवे के डॉक्यूमेंट को देखें, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रोपवे संचालन का संतुष्टि जताई और कुछ खामियों को दूर करने रोपवे कंपनी और मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों को निर्देश दिया। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित प्रयास हॉस्टल में अचानक आग लगने से वहां रखे कंप्यूटर और कई दस्तावेज जल गए। बताया जा रहा है कि प्रयास संस्थान के स्टोर में आग लगी थी, जिसकी वजह से वहां रखे सभी कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बताया भी जा रहा है कि हादसे के समय वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। परिजनों के मुताबिक उनको प्रयास और संस्थान प्रबंधन के द्वारा बच्चों को ले जाने के लिए कॉल किया गया था, लेकिन परियोजना को नहीं बताया गया था अंदर किसी तरह की आग लगी हुई है। और हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने इसका जायजा लिया है। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित इसी प्रयास संस्थान में भीषण आग लगी है। ये आप देख सकते हैं कि ये दमकल की एक गाड़ी जो है वो यहाँ पे आग बुझाने में लगी है और यहाँ पे जो है प्रबंधन जो है यहाँ पे किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहा है, खासतौर से मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। और इसके अलावा जो अंदर जो बच्चे फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है कि इनके जो परिजन हैं वो यहाँ पे बाहर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे उनके परिजनों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको परेशानी हो रही, क्या यहाँ क्यों आए आप? हम अपने बच्चे लेने आए यहाँ। क्या आपको आग की सूचना दी गई कि आग लगी है यहाँ? आग की सूचना नहीं दी गई, बच्चे ले जाने की सूचना दी गई है। तो अभी बच्चे मेरे बच्चे अंदर फंसा हुआ है जी। हमें बच्चे लेने आया हूँ। आप यहाँ पे काय के लिए आए? वो बच्चे मेरे हैं वहाँ पे अंदर में है, तो डॉक्टर वो मास्टर जी वहाँ से मैसेज किए हैं कि भाई आप बच्चे हैं तो अगर देता है तो ले आना, ऐसा करके। कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों की जान भी यहाँ खतरे में है, नजर आ रही है। अब भाई जिस हिसाब से पोजीशन जाने नहीं दे रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है ऐसा कि मतलब पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ परिजन जो हैं यहाँ पे काफी परेशान हो रहे हैं और बच्चे अभी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार जो है मीडिया को जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो सभी अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जो सभी रखे थे वो सब जल गए हैं। इसके अलावा जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पे जो रखे थे वो जल गए। फिलहाल अभी यहाँ पे काफी अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन अभी तक आग लगने का कारणों का खुलासा भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था जो बता रही है ये पूरा मामला पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रहा है। कैमरामैन मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। आगर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब गिरोह के 5 आरोपी को 5,200 लीटर जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसपी ने बताया कि बाड़ौद रोड पर नई पुलिस लाइन के पास से नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया, जिसमें 26 प्लास्टिक ड्रम में भरे जहरीले शराब को बरामद किया गया। आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राज्य में चल रही लू के बीच आज राहत के छींटे पड़े। रायपुर समेत कई जिलों में धूल भरी आंधी उठी, जिसके बाद गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बेमेतरा में आज लगभग 3 बजे के आसपास अचानक मौसम ने करवट ली। तेज गरज के साथ आंधी तूफान के बाद जमकर बरसात हुई तो कहीं ओले गिरे। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक हुई बरसात के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं सूरजपुर जिले में गर्मी के बाद आज मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला, जहां दोपहर बाद से जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मुंगेली जिले में भी मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके बाद जिले के लोरमी इलाके में बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू होने से आम लोगों को गर्मी से राहत तो फौरी मिली है, वहीं आंधी तूफान और बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है। और अब बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर में
शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज आंधी तूफान के साथ कई ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। साथ ही तेज हवाओं की वजह से शाम का मौसम गर्मी से राहत दे गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक हुई हल्की बारिश से तौलाई के लिए गेहूं के खुले में रखे होने से जाहिर सी बात है किसानों की चिंता बढ़ गई। ठीक है भैया। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।